स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपल फिजिक्स में। आज हम करेंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो है वो इस तरह का दिखता है, इस तरह से इसकी बनावट होती है। ठीक है, और इसमें क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा था तो मैंने इसको पहले ही लिख लिया है ताकि जो वीडियो है जिससे कि ज़्यादा लंबी ना बने, तो ये मैंने लिख लिया है। मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है, उनकी ऊर्जा को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। सिद्धांत, इसके बाद इसका सिद्धांत है। सिद्धांत इसका दो तथ्यों पर आधारित है। पहला ये है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कणों की परिक्रमण आवृत्ति, यहाँ पर हमारे पास ये आएगा परिक्रमण आवृत्ति, कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। और दूसरा मतलब क्या है कि परिक्रमण की आवृत्ति मतलब ये परिक्रमण करना, परिक्रमा है ना, तो परिक्रमा यानी कितनी देर में एक सेकंड में कितने चक्कर ये लगा रहा है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि इसकी ऊर्जा कम है या ज़्यादा है। मतलब इसका जो आवर्तकाल है, जो चक्कर पूरा करने का आवर्तकाल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, चाहे इसका वेग ज़्यादा हो और या कम हो। तो क्या होता है कि यहाँ त्रिज्या कम है तो ये एक चक्कर ज़्यादा समय में लगाएगा, मतलब यहाँ धीरे धीरे चलेगा, समय तो कांस्टेंट रहेगा, धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, और जब इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है तो इसका वेग ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे इसको पूरा चक्कर लगाने में उतना ही समय लगता है जितना यहाँ से यहाँ तक आने में लगा था। यानी शुरू में जब जितना समय लगा था एक चक्कर पूरा करने में, उतना ही समय इसको अंतिम चक्कर पूरा करने में लगेगा, क्योंकि इसका वेग बढ़ जाता है, त्रिज्या के अनुसार इसका वेग बढ़ जाता है। तो जो परिक्रमण की आवृत्ति है इसलिए वो कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। दूसरा प्रतिबंध जिसको हम अनुनादी प्रतिबंध कहते हैं, तो ये क्या है कि डीज के बीच जो हमने प्रत्यावर्ती विभवांतर जो ये लगाया है, प्रत्यावर्ती विभवांतर है तो इसकी आवृत्ति होगी। ठीक है, इसकी आवृत्ति लगभग 10 से 15 मेगा हर्ट्स होती है, यानी एक सेकंड में ये 10 से 15 गुणा 10⁵ बार इसकी ध्रुवता यानी पोलैरिटी चेंज होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसमें आगे आएगा हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज जो है इस तरह से चेंज होती है। तो यहाँ से चल के और वापस यहाँ तक आना, ये एक चक्कर इसका होता है। ठीक है, तो इसकी इस तरह के चक्कर एक सेकंड में जितने चक्कर ये पूरे करता है वो इसकी आवृत्ति होती है। ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो डीज के बीच जो हमने प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया उसकी आवृत्ति, इसको हम न्यू ए कह सकते हैं। और डीज के अंदर जो आवेशित कण की परिक्रमण आवृत्ति है, मतलब एक सेकंड में ये कितने चक्कर लगा रहा है, इसको हम कहेंगे न्यू सी, न्यू सी साइक्लोट्रॉन, सी फॉर साइक्लोट्रॉन। तो के ये दोनों जो है बराबर होनी चाहिए, यानी न्यू ए शुड बी इक्वल टू न्यू सी। ये इसका सिद्धांत है। इसके बाद हम इसकी रचना के बारे में बताएंगे। रचना में क्या होता है, देखिए ये जैसा इसमें दिखाई दे रहा है, ये डी के आकार के दो बॉक्स होते हैं, धातु के खोखले बॉक्स होते हैं। ठीक, और इनके बीच की ये जो गैप है, ये यहाँ पर ये गैप जो होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत अल्प दूरी पर ये रखे होते हैं, और इनके जो व्यास है वो एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो ये एक डी और ये दूसरा डी, तो इन दोनों को मिला के कहते हैं डीज, इनको कहते हैं डीज। तो एक को इसके D1 नाम है और इसका D2। तो D1 और D2 दो डीज होते हैं जो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और इनके बीच में उच्च प्रत्यावर्ती विभव यानी 10⁵ लगभग वोल्ट होता है। 10⁵ वोल्ट के ऑर्डर का प्रत्यावर्ती वोल्टेज हम लगाते हैं, और इसकी आवृत्ति 10 से 15 मेगा हर्ट्स होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो डी, अभी इतना करने के बाद डीज को जो है एक बॉक्स में रखते हैं, एक विद्युत रोधी बॉक्स होता है, और इसमें निष्क्रिय गैस भरी रहती है, कम दाब रहता है और निष्क्रिय गैस, ये लिखा है हमने, कम दाब पर निष्क्रिय गैस से भरे विद्युत रोधी बॉक्स में रखा जाता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र हमने लगा दिया। अब इसमें हमको चुंबकीय क्षेत्र भी लगाना होता है। तो पावरफुल चुंबकीय क्षेत्र लगाने के लिए यहाँ पर इसमें हम इसको दो जो है विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच में प्रबल विद्युत चुंबक द्वारा जो है
प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है। अब इसमें देखिए ये है कि ये इसकी बनावट है यानी रचना है। अब इसकी हम बात करेंगे कार्यविधि की। ये इसकी कार्यविधि है। अब इसमें होता क्या है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो हमें पता चल रही है डॉट डॉट है। डॉट का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, यानी इस तरह से ये ऊपर की ओर है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इस तरह से चेंज होगी, इससे इधर और इधर, तो ये हमेशा लंबवत रहते हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है लंबवत है। और यहाँ पर जो आयन यहाँ से ये P जो है ये क्या है, ये स्रोत है जहाँ से आवेशित कण निकल रहा है। तो हमें पता है कि ये आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत प्रवेश करेगा तो इसका पथ वृत्ताकार होता है, इसी वजह से वृत्ताकार पथ पर चलता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमने लगाया है और जो चुंबकीय क्षेत्र है हम इसको इस तरह से मेंटेन करते हैं, इस तरह से समायोजित करते हैं जिससे कि किसी भी डी से आयन के बाहर निकलते ही डी की ध्रुवता बदल जाती है। मतलब जैसे यहाँ पर ये मैंने बताया था आपको प्रत्यावर्ती वोल्टेज है जो इस तरह से चलता है, तो आधे चक्र में ये पॉजिटिव होता है और आधे चक्र में ये नेगेटिव होता है। तो हम अगर पहले आधे चक्र की बात करें तो पहले आधे चक्र में D1 पॉजिटिव है मान लो और D2 नेगेटिव है। ठीक, और जो यहाँ से आवेशित कण निकला है वो मान लीजिए धन आवेशित है। तो ये धन आवेशित कण किस तरफ जाएगा, जिधर नेगेटिव होगा, ऋण विभव की ओर, तो इसके द्वारा ये आकर्षित कर लिया जाता है और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में जाते ही ये वृत्ताकार पथ पर गति करता है। अब क्या हुआ कि जैसे ही इस डी से ये निकलेगा, यहाँ निकल आने के बाद जैसे ही इससे बाहर निकलेगा तुरंत ही क्या होता है, ये वाली कंडीशन आ जाती है, मतलब इनकी ध्रुवता चेंज हो जाती है। अब जो D2 पहले नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाता है और जो D1 पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव विभव पर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि D2 पॉजिटिव है और आयन ये आवेशित कण भी पॉजिटिव है तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा, और इधर D1 क्योंकि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इससे क्या होता है कि ये कण जो है आवेशित कण जो त्वरित हो जाता है, इसका वेग बढ़ जाता है और वेग बढ़ने से इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अब यहाँ ऐसे ही ये D1 में चला, D1 में जैसे D1 से बाहर निकलेगा तो फिर से क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, फिर से ये वाली कंडीशन आ जाएगी, यानी यहाँ पे तो अब D2 नेगेटिव हो जाएगा और D1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो D1 पॉजिटिव होने के कारण इसको आगे धकेल देगा और D2 नेगेटिव होने के कारण इसको अपने ओर आकर्षित कर लेगा, जिससे इसका वेग और ज़्यादा बढ़ जाएगा, पहले से भी ज़्यादा हो जाएगा और वेग बढ़ने के कारण इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और ऐसा हर एक चक्कर में होता रहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक बात जानी है कि जब आवेशित कण एक डी से दूसरे डी पर जाता है तो एक चक्कर में ऐसा कितनी बार होता है, 2 बार, एक बार यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पर, यानी ऊर्जा में भी वृद्धि 2 बार होगी। इसका यूज हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, आयन जो है बार बार त्वरित होगा और अधिक वेग से, पहले से अधिक वेग बढ़ता जाएगा और अधिक वेग से अधिक त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर तब तक गति करेगा जब तक कि आयन डी की परिधि पर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो क्या होगा, हम देख रहे हैं कि लगातार ऊर्जा बढ़ रही है, लगातार त्रिज्या भी बढ़ती जा रही है, लगातार वेग भी बढ़ता जा रहा है और ये तब तक होगा जब तक ये इसमें डी की परिधि तक नहीं पहुंच जाता, अधिकतम दूरी तक। जैसे ये परिधि पर पहुंचेगा तो यहाँ पर ये विक्षेपक प्लेट है जो इसको इसकी दिशा को निर्धारित करेगी, किस दिशा में इसको जाना है, और यहाँ से ये आवेशित कण जो है ऊर्जा अपनी बहुत अधिक ऊर्जा के साथ इस विक्षेपक प्लेट के द्वारा जो है वो जो हमारा टारगेट है जहाँ पर इस आवेशित कण को टकराना है उसकी ओर इसको भेज दिया जाता है। ठीक है, ये निर्गम झिर्री है, मतलब जहाँ से आवेशित कण निकल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास अब हम क्या करेंगे, ये कार्यविधि इससे जो इसमें किया है साइक्लोट्रॉन ने जैसा किया है, इससे क्या फ़ायदा हुआ है, ऊर्जा कैसे बढ़ी है, तो ये सब निकालने के लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एक तो हम वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम इसका वेग ज्ञात करेंगे, आवर्त काल ज्ञात करेंगे, इसकी आवृत्ति न्यू सी,
किसकी आवर्ती, जो डीज के अंदर जो आवेशित कण गति कर रहा है। न्यू सी ज्ञात करेंगे, ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करेंगे, वेग ज्ञात करेंगे, आवर्तकाल ज्ञात करेंगे, आवर्ती ज्ञात करेंगे, और इसके बाद हम इसकी निकालेंगे अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो असली यहाँ पर काम ये कर रहा है, गतिज ऊर्जा बढ़ाने का ही काम तो कर रहा है ये, तो यही गतिज ऊर्जा हम निकालेंगे। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, वही जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन्हीं का थोड़ा सा यूज़ करते हुए हम इसको करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो कण है, जो ये आवेशित कण है, इसका आवेश Q है, माना Q आवेश Q आवेश वाले धनावेशित कण का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वेग स्मॉल v है। तो अब ये v वेग से m द्रव्यमान का आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र b में के लंबवत प्रवेश करता है, तो इसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। और हम 11th में पढ़ चुके हैं कि वृत्ताकार पथ तभी होगा जब अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा। अब ये अभिकेंद्र बल इसको कहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो इसको अभिकेंद्र बल चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल हमें कहीं से मिलना चाहिए। अब ये आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा, ये इसको मिलेगा इस आवेशित कण जो चुंबकीय क्षेत्र B में गतिमान है v वेग से। तो ये आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्र बल कितना होगा, mv²/r। ये आप 11th में पढ़ चुके हो। अगर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है mv²/r, और ये इसको मिलेगा चुंबकीय बल से। चुंबकीय बल कितना लगता है, F = QVB sin थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि लंबवत प्रवेश कर रहा है तो थीटा हो जाएगा 90, तो sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसलिए हम लेंगे सिर्फ यहाँ पे mv²/r = QVB। अब यहाँ पर जो हमारा ये v है, एक v से ये v कैंसिल हो जाएगा, तो r को हम इधर ले जाते हैं, यहाँ बचेगा केवल mv, r इधर चला गया तो ये हो जाएगा QBR। यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे, तो r की वैल्यू निकालने के लिए r को हम इधर ही रखेंगे और ये जो मल्टीप्लाई में है इसको इधर लाएंगे। जब मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से हमारे पास आ गया r = mv/QB। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो जाती है यहाँ पर फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। ठीक, अब यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, चाहे आप यहाँ से ले लीजिए और चाहे यहाँ से ले लीजिए। तो v = हो जाएगा ये QB इधर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा QBR, क्योंकि इधर डिवाइड में, इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये m जो है v की मल्टीप्लाई में, जब इसको इक्वल के दूसरी साइड लाएंगे तो ये अपोन में हो जाएगा। तो v = हो गया QBR/m। ये हमारा वेग हुआ है, तो ये हमारा वेग आ गया। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो अभी देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना था, r और v हमारे आ गए। अब हमें क्या निकालेंगे, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है एक पूरे चक्कर में लिया गया समय। अब यहाँ पर एक पूरा चक्कर जो है वो टूट कर हो रहा है, आधा चक्र इधर और आधा चक्र इधर। तो पूरे चक्र में हम क्या करते हैं, पहले आधे चक्र के लिए निकालते हैं। तो यहाँ से लेते हैं आधे चक्र में लिया गया समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो आधे चक्र में लिया गया समय यानी किसके बराबर हो जाएगा, आधे चक्र में तय दूरी अपॉन चाल। तो आधे चक्र में कितनी दूरी तय की, देखिए पथ कैसा है, वृत्ताकार, तो एक चक्र में पूरे वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा और आधे चक्र में आधे वृत्त की यानी अर्धवृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो अर्धवृत्त, इसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे समय को,
और आधे वृत्त का जो परिधि होती है वो कितना हो जाता है पाई आर, जहाँ आर इसकी त्रिज्या है। पूरे वृत्त की 2 पाई आर होती है तो आधे की हो जाएगी पाई आर, और चाल कितनी है v। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम v की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन सेकंड से, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर अपॉन क्यू बी आर अपॉन एम, ये वाली वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा और जो एम है ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो टी इक्वल्स टू हो गया पाई एम अपॉन क्यू बी। ये आधे चक्र में लिया गया समय है, ठीक है, यानी 1 डी पार करने में लिया गया समय। और आवर्तकाल क्या होता है, पूरे चक्र में लिया गया समय आवर्तकाल। तो आवर्तकाल टी क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा, यानी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये हमारा आवर्तकाल हो गया, और इसको हम इक्वेशन डालेंगे थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन हमारी आ गई। अब इसमें देखो, ये हम क्या देख रहे हैं कि इसमें v नहीं है ना, तो v से क्या होता है, v नहीं है इसका मतलब जो आवर्तकाल है वो चाल पर निर्भर नहीं कर रहा है। और चाल से हमारा क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्योंकि वेग पर निर्भर नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ऊर्जा पर निर्भर नहीं कर रहा, क्या, आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल जो है वो ऊर्जा पर निर्भर नहीं कर रहा। अब आवर्तकाल निकल गया तो हम इससे आवर्ती इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारी आवर्ती क्या हो जाएगी, आवर्ती जो होती है वो होती है 1 अपॉन आवर्तकाल। साइक्लोट्रॉन की आवर्ती को हम न्यू सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 अपॉन टी, और टी की वैल्यू हमारी इक्वेशन थर्ड में आई थी, टी इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो आवर्ती जो होगी ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्यू बी ऊपर चला जाएगा, तो न्यू सी इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो अब यहाँ से देखिए बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारा तथ्य था, जो सिद्धांत था कि जो आवृत्ति है वो ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि इसमें वेग नहीं है, जैसा कि अभी हमने देखा था। क्योंकि वेग नहीं है इसलिए, वेग नहीं है तो गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। ये हमारी इक्वेशन हो गई फोर्थ। चलिए अब हमारी आवृत्ति भी आ गई। अब हमारा लास्ट बचता है गतिज ऊर्जा। कितनी गतिज ऊर्जा लेकर ये आवेशित कण यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पर अगर हम इक्वेशन सेकंड की बात करें तो v जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, r पर निर्भर कर रहा है। q b m तीनों कांस्टेंट रहेंगे, किस पे निर्भर करेगा, r पर। यानी जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे वेग बढ़ता चला जाएगा, और वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो यहाँ पर इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा तब होगी जब अधिकतम वेग होगा। और अधिकतम वेग कब होगा, अधिकतम वेग कब होगा, जब अधिकतम त्रिज्या होगी। अब अधिकतम त्रिज्या कितनी हो सकती है, इसकी अधिकतम त्रिज्या जो है ये सबसे लास्ट में कहाँ पहुँच रहा है, डी की परिधि पर पहुँचता है सबसे लास्ट में। तो डी की परिधि पर पहुँचता है तो डी की त्रिज्या के बराबर ही अधिकतम वैल्यू हो सकती है इसके पथ की त्रिज्या की। अब यहाँ पे आपको डायग्राम में थोड़ा लग रहा होगा कि ये गैप है तो त्रिज्या इसकी डी की त्रिज्या के बराबर नहीं होगी, तो थोड़ा ये बनाने में ही ऐसा है, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो होता है, जो उपकरण बना हुआ है उसमें ये लास्ट पॉइंट तक जाता है। ठीक है, यानी इसकी परिधि तक जाता है। तो परिधि तक जाएगा तो अधिकतम त्रिज्या जो होगी इसके द्वारा, इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या अधिकतम डी की त्रिज्या के बराबर होगी। अब अगर हम कहें कि डी की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है, यदि प्रत्येक डी की त्रिज्या, इसको अलग रखते हैं, कैपिटल आर हो तो क्या होगा, इसमें हम ले लेते हैं r इक्वल्स टू हो जाएगा, r इक्वल्स टू इक्वेशन फर्स्ट से स्मॉल r की जगह हम रख देंगे कैपिटल R। तो स्मॉल r इक्वल्स टू एम वी मैक्सिमम, क्योंकि r जब मैक्सिमम होगा तो v भी मैक्सिमम हो जाएगा, क्यू बी।
तो यहाँ पर मैं आप साथ में ये और लिख दे रही हूँ कि आर मैक्सिमम इक्वल्स टू, यानी अधिकतम त्रिज्या जो है वो डी की त्रिज्या के बराबर है, और उस कंडीशन में वेग हमारा एम वी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से और इक्वेशन सेकंड से वी मैक्सिमम इक्वल्स टू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्यू बी आर और एम डिवाइड में क्यू बी आर अपॉन एम, ये मैक्सिमम वेग हो गया। अब वेग मैक्सिमम हो गया तो अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी कण की? अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ से, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर करेंगे तो यानी क्यू बी आर अपॉन एम का स्क्वायर। तो दैट्स इक्वल्स टू के मैक्सिमम इक्वल्स टू हाफ एम इंटू स्क्वायर करते हैं क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो यहाँ पर एक एम से एक पावर एम की कैंसिल हो जाएगी, तो के मैक्सिमम इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये वाला 2 और ये m। तो ये इसकी हो गई अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि हमने वैद्युत क्षेत्र भी तो लगा रखा है, तो इस वैद्युत क्षेत्र का काम ध्रुवता को बदलने के अलावा और क्या है? तो देखो, जब यहाँ पर इसमें दोनों डी के बीच में अगर ये विभवांतर जो है वो v वोल्ट है और आवेशित कण का जो आवेश है वो q है, तो जब आवेशित कण एक डी से दूसरी डी पर जाएगा, विभवांतर है यहाँ पर v का विभवांतर है, तो इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? QV। याद कीजिएगा, अगर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर v विभवांतर है तो इसकी आवेशित कण की जो ऊर्जा होती है या कार्य जो किया जाता है उसको विस्थापित करने में W इक्वल्स टू क्यू वी होता है, यानी V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू सूत्र से कहाँ से लिया है हमने? V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से। तो W इक्वल्स टू हो जाएगा वी क्यू या क्यू वी। तो हर बार जो है जब ये एक डी से दूसरी डी पर आएगा तो इसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? क्यू वी। हम देख रहे हैं कि एक चक्कर, जो मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया था कि जब ये एक चक्कर पूरा करता है तो ये 2 बार इस विभवांतर को क्रॉस करता है। तो एक बार क्रॉस करने पर ऊर्जा में वृद्धि क्यू वी हुई, तो 2 बार क्रॉस करने पर कितनी हो जाएगी? 2 क्यू वी। ठीक है ना, 2 क्यू वी। तो यहाँ से हमारी जो गतिज ऊर्जा है, यहाँ पर हम लिखेंगे आवेशित कण की ऊर्जा में एक चक्कर में होने वाली वृद्धि, वो कितनी हो जाएगी? 2QV। अब अगर इसको हमें कहें कि यहाँ से सेंटर से स्रोत से निकलने के बाद परिधि तक जाने में इसने n चक्कर लगाए, तो n चक्कर लगाने में ये ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यदि परिधि तक पहुंचने में n चक्कर लगाए हों तो ऊर्जा में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 2NQV, n से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन ले लेते हैं हम 6, तब जो K मैक्सिमम है, K मैक्सिमम जो हमारा आया था इक्वेशन 5 में हमारा क्या था? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2NQV, है ना। तो ये अधिकतम गतिज ऊर्जा इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो यही वो अधिकतम गतिज ऊर्जा है जिससे कण जो है एट लास्ट यहाँ से निकलेगा। यही
आवेशित कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल। ठीक है, किसी भी तरह की ऊर्जा हो, नाम कुछ भी हो, अगर वो साथ में ऊर्जा लगा हुआ है उसके साथ, तो उसका मात्रक हमेशा और हमेशा एमकेएस पद्धति में जूल ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा साइक्लोट्रॉन हुआ। अब इसमें क्या है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब कि ये कुछ चीज़ें हैं जो ये नहीं कर सकता है। वो क्या है? साइक्लोट्रॉन की परिसीमा। परिसीमा ये है कि सापेक्षता के सिद्धांत से अगर हम देखें तो उसमें ये दिया हुआ है कि यदि कोई कण प्रकाश के वेग के कोटि के वेग से चले, यानी जिस ऑर्डर का प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस ऑर्डर के वेग से अगर कोई कण चलेगा तो उसका द्रव्यमान जो है वो नियत नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। तो अगर हम ये मान लें कि इस आवेशित कण का विराम द्रव्यमान m0 है, ठीक है, और ये v वेग से गतिमान है, तो इसका जो जब वेग बहुत अधिक हो जाता है, लास्ट में ऊर्जा बहुत अधिक हो जाएगी तो वेग भी बहुत अधिक हो जाएगा, प्रकाश के वेग के ऑर्डर का हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसका द्रव्यमान कम होने लगेगा। जैसे जैसे वेग बढ़ेगा द्रव्यमान कम होने लगेगा। कौन से फॉर्मूले से? इससे 1 - v²/c²। जैसे जैसे v का मान बढ़ेगा वैसे वैसे m का मान कम होता जाएगा। तो इसमें यहाँ पर क्योंकि द्रव्यमान कम हो जाएगा तो इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो जाएंगी। देखिए m से आवर्ती भी चेंज हो जाएगी, ऊर्जा भी चेंज हो जाएगी, आवर्तकाल भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो सब चीज़ों पे इफेक्ट इसका पड़ेगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि अगर वेग जो है प्रकाश के ऑर्डर का होगा तो द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये इसकी ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को दूर किया गया दूसरे सिस्टम द्वारा जिसको कहते हैं सिंक्रोट्रॉन। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था। इसमें आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें मैं आपको बता दूं जो आपको पूछा जाए, क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना ही आंसर आप दें। अगर वो कहता है कि इसकी रचना और सिद्धांत और कार्यविधि बताइए तो पूरा आ जाएगा। अगर वो केवल कार्यविधि पूछता है तो आपको सिर्फ साइक्लोट्रॉन लिख के इसकी कार्यविधि, तो कार्यविधि हमें सिर्फ ये बतानी और ये सारी डिटेल इसमें आ जाएगी लास्ट तक, ठीक है। और इसके अलावा अगर वो कम नंबर के क्वेश्चन में वो पूछता है कि सिद्धांत बताइए, तो सिद्धांत में आपको बस ये 2 पॉइंट देने हैं। नंबर मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब ये है कि पूरा एक साथ पूछना मुश्किल है, तो इसमें पूछा जाए कि भाई सिद्धांत बताइए और कार्यविधि बताइए चित्र सहित, तो इसमें रचना छूट जाएगी। जितना पूछा जाए उतना ही आंसर आप करें, उससे आपका टाइम भी बचेगा। मार्क्स फिर भी आपको उतने ही मिलने, पूरे मार्क्स मिलने हैं। अगर आप फालतू लिखेंगे तो उसमें आपका टाइम तो कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन मार्क्स मैक्सिमम से ज़्यादा मिल ही नहीं सकते, है ना। और अगर आप करेंगे लिमिटेड कि जितना वर्ड टू वर्ड पूछा गया है उतना ही आप बताएं, तो इससे आपका टाइम जो है वो बच जाएगा, उससे आप और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और मार्क्स आपको फिर भी मैक्सिमम मिलेंगे, ठीक है बच्चों। और मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और टॉपिक समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।